चलो हम लोगों ने कल कहाँ तक कर लिया था? आई गेस कंक्रीट की वैलिडिटी चेक कर रहे थे ना? और आपको एक क्वेश्चन दिया था करने को। पास किया कंक्रीट को या फेल कर दिया उसमें? पैसे खाने की जरूरत पड़ी या कुछ ठेंगा मिला? पास हो गया? ठेंगा मिला? चलो कोई बात नहीं। बढ़िया। देखो, मुझे एक बात बताओ। क्या अब लोग क्या अब हम लोग ये अच्छे से समझते हैं कि कंक्रीट की जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, और किसी भी कंक्रीट के मिक्स को मैं कैसे डिनोट करूंगा? क्या मैं उसको उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से रिप्रेजेंट करूंगा किसी भी कंक्रीट के मिक्स को? चलो ठीक है, एक बात बताओ अपने यहाँ से। मान लो आपने डिसाइड किया कि आप एक M20 का क्या बनाओगे, मतलब M20 से आप अपना घर बनाओगे। चलो ठीक है, बात ध्यान से सुनना, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई एक बंदा मेरे पास, स्टूडेंट ऐसा है जिसका घर कहाँ पे है, जिसका घर है राजस्थान में। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका घर हरियाणा में है, यूपी में मान लो, या फिर पंजाब में मान लो। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका घर कहाँ पे है, चेरापूंजी में। और एक मेरे पास ऐसा भी स्टूडेंट है जिसका घर मुंबई में। मुंबई में। मुझे एक बात बताओ, जब इन चारों स्टूडेंट्स ने, जो राजस्थान में था, यूपी में था, चेरापूंजी में था, मुंबई में था, अगर ये इस M20 वाले कंक्रीट को यूज करके अपना घर बनाए, तो क्या ये M20 का जो कंक्रीट है ये सेम परफॉर्मेंस देगा चारों जगह? क्या ये M20 का जो कंक्रीट है, क्या ये चारों लोकेशंस पे परफॉर्मेंस सेम देगा? है ना? क्यों? क्या दिक्कत है? बेटा, क्या चारों लोकेशन पे जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो अलग अलग है क्या? चारों लोकेशंस पे आपकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है क्या वो अलग अलग है? और अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग अलग है, तो क्या उनका अफेक्ट कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे पड़ेगा? हो सकता है, बात सुनो ध्यान से, हो सकता है कि राजस्थान में आपने अगर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट से घर बनाया, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो क्या कोई जरूरी है कि अगर आप उसी M20 से अपना घर मुंबई में बनाओगे तो आपको सेम परफॉर्मेंस मिलेगी उसकी? ऐसा कोई जरूरी नहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो आईएस कोड क्या करता है? क्या आपको कुछ आइडिया लग रहा है मैं क्या बताने वाला हूँ? आईएस कोड क्या बोलता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आईएस कोड क्या बोलता है? हम डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए क्या यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करेंगे। और इसी को क्या बोलते हैं, हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपोजर कंडीशंस बोलते हैं, जो आप पढ़ते रहते हो, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। वो क्लियर हुआ? अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इंडिया में वो कौन सा प्लेस है जहां पे सबसे कम रेनफॉल होती है? इंडिया में वो कौन सा प्लेस है जहां पे सबसे कम रेनफॉल होती है? राजस्थान। राजस्थान में भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जैसलमेर। जैसलमेर, चलो ठीक है। इंडिया में सबसे वेटेस्ट प्लेस कौन सा है, जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है? इंडिया में सबसे ज्यादा, नहीं, जम्मू कश्मीर नहीं है। इंडिया में सबसे वेटेस्ट प्लेस जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट में जगह क्या, मौसिन राम है। मौसिन राम, चेरापूंजी के पास में मौसिन राम। चलो ठीक है। अब देखो, मैंने आपको ये बस इसलिए बताया ताकि आपको ये समझ में आए कि पूरे इंडिया में हर जगह पे जो बारिश है वो सेम नहीं होती। ठीक है, चलो देखते हैं।
Next point of reference is based on environmental conditions. बेटा वो पास हो गया ना फायद, कल वाला जो आपको क्वेश्चन दिया था वो पास हो जाएगा, आपने ट्राई किया था? हाँ पास है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिंदास, कोई तुम्हें कोई रुपया नहीं मिलेगा उसका, वो बिल्कुल पास है। बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन, या फिर क्या बोल सकते हो, एक्सपोजर कंडीशन, grade of concrete, grades of concrete will be used differently. नेक्स्ट नोट के अंदर, एज पर IS कोड 456 देयर आर कितनी एक्सपोजर कंडीशन है वही बताएगा मेरे को? देयर आर 5 एक्सपोजर कंडीशन, देयर आर 5 एक्सपोजर कंडीशन। हमें एक एक एक्सपोजर कंडीशन उठानी है और एक एक को डिटेल में समझना है, और यहाँ से आप एक क्वेश्चन पक्का एक्सपेक्ट करना है एग्जाम में। जो मैं टेबल बनाऊंगा ना, कंप्लीट लंबी सी टेबल, उसमें से पक्का एक सवाल मिलेगा आपको, पक्का मिलेगा एक सवाल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर में अगर RCC है तो इस टेबल से सवाल ना आए। तो फर्स्ट हमारे पास जो एक्सपोजर कंडीशन है वो क्या है? माइल्ड है, माइल्ड। माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन या माइल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें, ध्यान से सुनना, माइल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन या माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें हमारा जो कंक्रीट है, जिस मान लो हमारा जो घर है जो कंक्रीट से बना हुआ है, वो नॉर्मल रेनफॉल के साथ भी क्या है, शेल्टर्ड है। मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर जो नॉर्मल रेनफॉल है वो भी नहीं आ रही, उससे भी कम आ रही है। ऐसा किस लोकेशन में पॉसिबल होगा? अभी बताया मैंने आपको, मैंने क्या बोला कि माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन वो एक्सपोजर कंडीशन है जिसमें हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, वो नॉर्मल रेनफॉल से भी क्या है, प्रोटेक्टेड है वो। जहां पे क्या होगा, जहां पे नॉर्मल रेनफॉल से भी बहुत कम रेनफॉल होती है। और कौन से प्लेसेस है वो? एग्जांपल राजस्थान। तो राजस्थान का जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो क्या मान के चलोगे आप लोग? माइल्ड मान के चलोगे। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, स्ट्रक्चर्स इन दिस कंडीशन आर शेल्टर्ड फ्रॉम आर शेल्टर्ड फ्रॉम नॉर्मल रेनफॉल कंडीशंस या नॉर्मल रेनफॉल, नॉर्मल रेनफॉल। फॉर एग्जाम्पल, आपको साथ साथ एग्जाम्पल बताया, वहां पे राजस्थान। नेक्स्ट, मॉडरेट कंडीशन। मॉडरेट कंडीशन, मॉडरेट में क्या होता है? मॉडरेट एनवायरमेंटल कंडीशन या मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें आपका जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर नॉर्मल रेनफॉल तो आ रही है, बट कोई सीवियर रेनफॉल नहीं आ रही। मैं रिपीट कर रहा हूं, मॉडरेट एनवायरमेंटल कंडीशन या मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें मेरे स्ट्रक्चर के ऊपर नॉर्मल रेनफॉल तो आ रही है बट कोई सीवियर रेनफॉल नहीं आ रही। पहला पॉइंट। दूसरा, मेरा जो स्ट्रक्चर है वो किसी कोस्टल रीजन में एक्सपोज नहीं है। मेरा जो स्ट्रक्चर है वो किसी कोस्टल रीजन के उसमें क्या बोलते हैं, कोस्टल रीजन के आसपास नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या मैं बोल सकता हूं अगर मेरा स्ट्रक्चर यूपी, पंजाब, हरियाणा जैसी स्टेट में होगा तो वो मॉडरेट कंडीशन में आएगा?
क्योंकि यूपी, पंजाब और हरियाणा में मोस्टली क्या होती है, नॉर्मल रेनफॉल होती है। क्या यूपी स्टेट, पंजाब स्टेट, हरियाणा स्टेट कोस्टल रीजन के आसपास होते हैं क्या? नहीं। तो जो भी स्ट्रक्चर आप इन स्टेट में बनाओगे, उन स्ट्रक्चर्स के लिए आप इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या अज्यूम कर सकते हो? मॉडरेट। फर्स्ट पॉइंट। ये सारे ऑब्जेक्टिव है आपके, पूछेगा आपसे ये स्ट्रक्चर्स इन दीज कंडीशंस आर एक्सपोज्ड टू। देखो, पिछले वाले केस में शेल्टर्ड है किससे? नॉर्मल रेनफॉल से। इसमें क्या आ जाएगा? आर एक्सपोज्ड टू नॉर्मल रेनफॉल। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर इन दिस कंडीशंस आर शेल्टर्ड फ्रॉम, या फिर आर नॉट एक्सपोज्ड टू, आर नॉट exposed to coastal environment. फॉर एग्जाम्पल बात कर सकते हो आप हरियाणा की, पंजाब की बात कर सकते हो, यूपी की बात कर सकते हो, बिहार की बात कर सकते हो। नोट करो, एमपी का कुछ पार्ट कोस्टल के टच में आ जाएगा ना, गुजरात वाला पार्ट जो बॉर्डर पे होता है, बोल सकते हो, सारा पार्ट नहीं बोलेंगे। लेकिन इन स्टेट का जो मैक्सिमम पार्ट है उसमें रेनफॉल भी नॉर्मल होती है, और ये जो स्टेट्स हैं ये कोस्टल एरिया से भी क्या है, दूर है। क्लियर हुआ आपको? चलो आगे। नोट करो फटाफट। आगे जाने से पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक कंडीशन आपको बोलूं सीवियर, तो क्या लगता है सीवियर में जो आपने यहाँ पे लिखा है, स्ट्रक्चर इन दीज कंडीशंस आर नॉट एक्सपोज टू कोस्टल, तो क्या उसमें जो हमारा स्ट्रक्चर है क्या एक्सपोज हो जाएगा कोस्टल को, सीवियर के अंदर? यहाँ पे आपने लिखा है कि इन दिस स्ट्रक्चर दीज स्ट्रक्चर्स आर एक्सपोज टू नॉर्मल रेनफॉल, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो, बट शेल्टर्ड फ्रॉम, बट शेल्टर्ड फ्रॉम, क्या लिखूं यहाँ पे, कौन सी रेनफॉल आएगा? सीवियर रेनफॉल, सीवियर रेनफॉल, सीवियर रेनफॉल। अगले में जब आप कंडीशन लिखोगे और खराब हो जाएगी, तो जो स्ट्रक्चर है वो सीवियर रेनफॉल को एक्सपोज करेगा, और नीचे क्या है, नीचे कोस्टल बैठा हुआ है, उसको भी एक्सपोज करेगा। वही लिखना है बस, अपने को कुछ है ही नहीं इसके अंदर। नोट करो इसको पहले। डन। नेक्स्ट वन, सीवियर कंडीशन। इसमें क्या आ जाएगा? इन दिस फर्स्ट पॉइंट, इन दिस स्ट्रक्चर इज exposed to severe rainfall, severe rainfall। जरा एग्जांपल बताओ ना, क्या लोगे एग्जांपल इसमें? एग्जांपल बताओ। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट। चलो दूसरा, इन दिस, इन दिस structure is exposed to coastal environment, coastal environment। एग्जांपल क्या हो जाएगा? क्या लिख सकता हूं, मेजर पार्ट जो हमारा कोस्टल एरिया, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, बताओ मेरे को।
जो वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट लिख सकता हूँ? तीसरा देखो, सीवियर कंडीशन हम तब भी बोलेंगे, ध्यान से बात सुनो, अभी लिखना बंद करो, बात ध्यान से सुनो। सीवियर कंडीशन हम तब भी बोलेंगे कब? जब हमारा स्ट्रक्चर क्या हो? सी वाटर के अंदर हो, मतलब वो सी वाटर में कंप्लीटली इमर्स्ड हो। स्ट्रक्चर इज फुली इमर्स्ड इन सी वाटर। अरे एग्जांपल देना इसका जरा। क्या मैं बोल सकता हूं, जितने भी आप साइड में एम्बैंकमेंट लगाओगे सी वाटर के, सारे का सारा वो सीवियर कंडीशन में आएगा। जितने भी सी वाटर के बगल में एम्बैंकमेंट बनेगी, सारा का सारा किसमें आएगा? सीवियर में आएगा, आया ना? सर इसमें तीन कंडीशन होनी चाहिए कि एक दो भी चलेगी? ये सारी की सारी कंडीशन सीवियर में आती है, जरूरी नहीं है कि आपको ये सारी कंडीशन एक साथ मिले बासित, समझ रहे हो बात? इनमें से अगर आपको कोई भी, एक बात समझो, जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उसमें आपके पास जो रेनफॉल है वो सीवियर है, बट क्या वहां पे कोस्टल पार्ट है क्या? लेकिन किसमें आएगा? वो सीवियर में आएगा ना। तो अगर आपको कोई भी एक कंडीशन मिलती है तो कैसा आ जाएगा? सीवियर आ जाएगा। क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ? चलो, किसी ने एग्जांपल दिया ऑयल रिफाइनरी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, या फिर आप इसको लिखने की बजाय क्या लिख सकते हो? एम्बैंकमेंट लिख सकते हो। एम्बैंकमेंट अराउंड सी वाटर। फिर एक बात बताओ, अगर मान लो जैसे मुंबई में अभी आपने देखा सीलिंग बना हुआ है, ब्रिज बनाया उन्होंने बढ़िया, सीलिंग, उसके जो पियर हैं, उस ब्रिज के जो पियर हैं, क्या वो डायरेक्टली सबमर्ज है सी वाटर के अंदर? इसमें आ जाएगा वो? अरे तनवीर, इसमें इस क्या वो जो आपने ब्रिज के पियर बनाए, जिस भी कंक्रीट से बनाए, उस कंक्रीट के लिए वो कंडीशन क्या हो जाएगी? सीवियर हो जाएगी, सीवियर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर इन विच स्ट्रक्चर इन विच alternate alternate wetting and drawing take place। और ये ऑल्टरनेट वेटिंग और जो ड्राइंग हो रही है, ये नॉर्मल वाटर की है। अपना बुद्धि यूज करो और परफेक्ट एग्जांपल बताओ इस कंडीशन का। बेटा डेली देखते हो आप ये, अपनी बुद्धि यूज करो, परफेक्ट बताओ, जहां पे पानी की, और पानी पहले गीला कर रहा है फिर सुखा रहा है, गीला कर रहा है फिर सुखा रहा है, कौन सा एग्जांपल होता है? ब्रिज पियर को साइड में रखो अभी, ये आप डेली यूज, वाटर टैंक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सिमरन। अरे वाटर टैंक में पानी कैसा होता है? नॉर्मल होता है। पानी भरता है तो कंक्रीट गीली होती है, फिर आप पानी यूज करते हो, टैंक खाली होता है ना? यही करते हो। तो क्या आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है कि वाटर टैंक की डिजाइनिंग हम किस कंडीशन को लेकर डिजाइन करते हैं? क्वेश्चन आता है ये, जो वाटर टैंक है उसकी डिजाइनिंग किस एनवायरमेंटल कंडीशन को लेकर डिजाइन करते हैं? सीवियर। ये बकायदा क्वेश्चन है आपका, एमसीक्यू है ये। एग्जांपल, वाटर टैंक, वाटर टैंक, ध्यान रखना है सारी बातें। क्लियर हुआ आपको?
क्लियर हुआ? तो वाटर टैंक का मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। वाटर टैंक है ना जो आपका, डिजाइन फॉर, ऊपर लिखा भी हुआ है फिर भी लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से, डिजाइन फॉर सीवियर, डिजाइन फॉर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। डिजाइन फॉर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। अरे बात समझ में आई ना? ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब आपने मुझे एक एग्जांपल दिया था ब्रिज पियर, जो हम रिवर में ब्रिज बनाते हैं, क्या उसमें भी ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग होती है क्या? जो रिवर के ऊपर अगर आप ब्रिज बनाओगे, उस ब्रिज का जो पियर है, क्या उसके ऊपर भी ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग होती है? रिवर का, अगर रिवर का लेवल इंक्रीज हो गया तो वेटिंग हो जाएगी, रिवर का लेवल अगर डाउन हो गया तो क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा। बट एक बात बताओ, क्या उस ब्रिज के पियर पे, उस ब्रिज के पियर पे ऑल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग के साथ साथ क्या एक वेव का फोर्स भी लगता है क्या? क्या उस ब्रिज के पियर पे ऑल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग के साथ साथ क्या रिवर वेव्स का फोर्स लगता है? इसलिए उसको इस कंडीशन में नहीं डाला हुआ है। ऐसा अनक्लियर हुआ आपको? उसको हम आगे देखेंगे किस जगह डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वेरी सीवियर, वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। पिछले वाले केस में, पिछले वाले केस में जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, उसमें सी वाटर की ऑल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग हो रही थी या फुली इमर्स था? वो फुली इमर्स था। एक बात बता, अरे तनवीर, बेटा सी वाटर की ऑल्टरनेट हो रही थी क्या वेटिंग एंड ड्राइंग? ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग तो नॉर्मल वाटर की हो रही थी ना। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर है, तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर है, लेट सपोज ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है? तुमने इस स्ट्रक्चर को सी वाटर के अंदर डाल रखा है, ठीक है? और एक स्ट्रक्चर तुम्हारे पास ऐसा है कि जिसमें सी वाटर की क्या हो रही है, ऑल्टरनेट वेटिंग भी हो रही है, ड्राइंग भी हो रही है। कौन सी कंडीशन ज्यादा खतरनाक है, फुली सबमर्ज्ड वाली या ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग वाली? खुद से सोच के बताओ एक बार। जो फुली इमर्स्ड है वो खतरनाक है। एक बार बताओ, अगर तुम्हें पता ही है, अगर तुम्हें पता ही है कि तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है, तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है सी वाटर में फुली इमर्स्ड रहेगा, तो क्या तुम उसको डिजाइन कर पाओगे आराम से? कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम्हें ये नहीं पता कि मेरा स्ट्रक्चर कितने टाइम तो फुली इमर्स रहेगा और कितने टाइम वो क्या रहेगा, बाहर रहेगा, क्या उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी मेरे को? तो कौन सी कंडीशन ज्यादा खराब हुई, फुली इमर्स वाली या ऑल्टरनेट वाली? ऑल्टरनेट वाली। शायद समझ में आई बात? फुली में तो मुझे पता है ना कि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा के लिए सी वाटर के अंदर रहेगा, मैं उसको देख लूंगा आराम से, डिजाइन कर लूंगा। बट जो ऑल्टरनेट है उसमें मुझे ये आइडिया नहीं है कि कितने टाइम के लिए तो वेट रहेगा सी वाटर से और कितने टाइम के लिए क्या रहेगा, वो सूखा रहेगा। क्लियर बात? तो नेक्स्ट है वेरी सीवियर। उसमें आइडिया रहेगा ना मेरे को। तुम्हें, अगर मुझे आइडिया नहीं है, एक बात बताओ, अगर मुझे किसी चीज का पूरा आइडिया नहीं है तो मैं उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा या वीक बनाऊंगा? स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। इसमें लिखो स्ट्रक्चर एक्सपोज टू, स्ट्रक्चर इज एक्सपोज टू अल्टरनेट, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, वेटिंग एंड, ओह मेरे पीछे ड्राइंग की स्पेलिंग गलत लिख दिया है। ये वो आएगा, ड्राइंग आएगा, ड्राइंग लिख दिया। ठीक कर लेना इसको ना। और गीला और सूखा, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन विद सी वाटर, विद सी वाटर।
इसी को आप क्या बोलते हो? इसी को बोलते हो सी वाटर स्प्रे। इसको रेड से लिखा मार्क करके, सी वाटर स्प्रे। ये तो फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जितनी भी आप चिमनीज देखते हो धुआं निकलता है उसमें से, जितनी भी आप सराउंडिंग में चिमनी देखते हो धुआं निकलता है। क्या वो चिमनी भी कंक्रीट से बनी होती है? तो अगर हमारी जो कंक्रीट है, अगर हमारी जो कंक्रीट है वो कोरोसिव फ्यूम्स, अगर हमारी जो कंक्रीट है वो अगर कोरोसिव फ्यूम्स के कांटेक्ट में है, तो उस कंडीशन को क्या लोगे? वेरी सीवियर लोगे। अगर जो कंक्रीट है वो उस धुएं के कांटेक्ट में है जो कोरोसिव नेचर है, तो आप किस कंडीशन को लोगे? आप वेरी सीवियर लोगे, वेरी सीवियर। तो स्ट्रक्चर एक्सपोज टू कोरोसिव फ्यूम्स, कोरोसिव फ्यूम्स। क्या मैंने ऐसा बोला, क्या मैंने ऐसा बोला कि मेरा स्ट्रक्चर डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद केमिकल्स है? क्या ऐसा कुछ बोला मैंने? क्या बोला मैंने? सिर्फ वो कोरोसिव फ्यूम्स के साथ, धुएं के साथ, स्मोक के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। नेक्स्ट, नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन क्या है हमारे पास? एक्सट्रीम कंडीशन। इसमें क्या आ जाएगा? स्ट्रक्चर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद, स्ट्रक्चर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद केमिकल्स। केमिकल्स बोल लो, एसिड्स बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। एग्जांपल देना इसका फटाफट से। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? चिमनीज लिख सकते हो यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखूं? बताओ फटाफट। फैक्ट्री लिख दूं? फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, बहुत बढ़िया। इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज। इसी में एक कंडीशन और आती है कि स्ट्रक्चर इन टाइडल जोन, टाइडल जोन। जो आपको मैंने एग्जांपल दिया था, किसका किसका एग्जांपल दिया था मैंने इसमें आपको? टाइडल जोन में किसका एग्जांपल दिया था? अभी 2 मिनट पहले बताया आपको। रिवर के पियर्स का, बहुत बढ़िया। पियर्स ऑफ द ब्रिज, जिसमें वेव का एक्शन भी आएगा। ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग तो है ही, साथ साथ क्या है? वेव एक्शन भी है वहां पे, टाइड्स का एक्शन भी है। पियर्स ऑफ द ब्रिज। करो। क्या आपको एक एक एनवायरमेंटल कंडीशन क्लियर है एकदम से कि कहाँ पे क्या चल रहा होता है? नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया? डन। चलो, अब मुझे एक बात बताओ। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि मेरे पास कितने टाइप की एनवायरमेंटल कंडीशन होंगी। अब जरा एक बात बताना, क्या इन अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो मैं कंक्रीट यूज करूंगा, क्या वो भी अलग अलग ग्रेड का यूज करूंगा क्या? जब मैंने ये देख लिया कि सेम ग्रेड का कंक्रीट मुझे डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंस देगा अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए मुझे जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो डिफरेंट होगी। और यहीं से आपका क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव बनेगा। यहाँ से एक टेबल बनेगी बहुत अच्छी सी। इसमें पहले लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इस टेबल को लंबा बनाओगे कॉपी के अंदर, क्योंकि इस टेबल पे हम हो सकता है 1-2 लेक्चर बाद वापिस आए और इसमें मैं आपको पॉइंट्स ऐड कराऊं।
तो ये टेबल बनेगी बढ़िया लंबी, और इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। अभी के लिए मुझे इसके सिर्फ कितने कॉलम यूज करने हैं? 3 कॉलम। आप लोग एक काम करना, इसमें 4 कॉलम और एक्स्ट्रा बनेंगे। इन 3 कॉलम के अलावा इसमें 4 कॉलम और एक्स्ट्रा बनेंगे, 5 कॉलम, सॉरी 5 कॉलम। तो आपको एक एक ही पेज में क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे। ये 3 कॉलम तो बना लिए, इसके अलावा 5 कॉलम का स्पेस और रखना अपनी कॉपी में, चाहे उसको टेढ़ा बनाना, पोर्ट्रेट मोड में या लैंडस्केप मोड में, जो भी है ना। इसमें क्या आएगा? एक्सपोजर कंडीशन। एक्सपोजर कंडीशन यहाँ पे क्या आएगा? ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। हमारे पास 5 टाइप की एक्सपोजर कंडीशन है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को। पहली कंडीशन कैसी थी मेरे पास में? पहली माइल्ड कंडीशन, फर्स्ट माइल्ड कंडीशन। सेकंड मॉडरेट। थर्ड कंडीशन सीवियर। फोर्थ कंडीशन वेरी सीवियर। लास्ट कंडीशन एक्सट्रीम। एक्सट्रीम। पहले आपको मैंने इसलिए टाइम लगाया कि आपको सारी कंडीशन समझा दी कि सारी एक्सपोजर कंडीशन या एनवायरमेंटल कंडीशन क्या क्या होती है। अब ध्यान से देखें, अगर मैं बात करूं किसकी? पीसीसी। पीसीसी क्या होता है? पीसीसी क्या होता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। क्या पीसीसी के अंदर आपने कोई रेनफोर्समेंट दे रखी है? कोई रेनफोर्समेंट नहीं है। आरसीसी का मतलब क्या होता है? आरसीसी का मतलब वो कंक्रीट है जिसके अंदर हमने क्या दे रखी है? रेनफोर्समेंट दे रखी है। चलो बढ़िया बात। अगर मैं बात करूं माइल्ड कंडीशन की, तो अगर मेरे पास, मैं अगर आरसीसी यूज कर रहा हूं, अगर मैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यूज कर रहा हूं, तो मैं जो मिनिमम ग्रेड यूज करूंगा, ये मिनिमम है, जो मैं मिनिमम ग्रेड कितना यूज करूंगा जरा बताना मेरे को। M20। M20 फायद, M20 आरसीसी के लिए बोल रहा हूं मैं, M20। गलती नहीं करोगे आज के बाद, M20 आरसीसी के लिए। जैसी मेरी कंडीशन मॉडरेट हुई, जैसी मेरी कंडीशन मॉडरेट हुई, अब मैं मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज करूंगा? M25। M25। जब मेरी कंडीशन सीवियर हुई, मैं कौन सा ग्रेड मिनिमम यूज करूंगा? M30। यहां पे कितना आएगा? M35। और लास्ट में क्या आएगा? M40। M40। चलो बात समझो। वाटर टैंक, वाटर टैंक किस कंडीशन में आया था? अभी कोई टेबल बनाएगा नहीं। वाटर टैंक किस कंडीशन में आया था? सीवियर में। सीवियर कंडीशन के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी कंक्रीट कितना है? 30 है। तो अगर एग्जामिनर, देखो चालाकी, ये पक्का क्वेश्चन आएगा, आपसे ध्यान रखना। तो अगर मैं वाटर टैंक की डिजाइनिंग करूं, तो मैं मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या लूंगा? ये पढ़ते भी होंगे आप लोग, ये आप लोग को पता होगा पहले से कि वाटर के केस में हम लोग जो मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी लेते हैं, कितना लेते हैं? M30 लेते हैं। और कहां से निकल के आया? क्योंकि वाटर टैंक किस कंडीशन में है? वाटर टैंक की जो डिजाइनिंग है वो सीवियर कंडीशन में होती है, ये यहां से निकल के आता है। क्लियर हुई बात आपको? अभी तक मेरे ख्याल से रटा होगा आप लोगों ने शायद। वॉइस ब्रेक हो रही है? वॉइस में लैग आ रहा है? वॉइस में लैग है मेरे? बताओ मेरे को। अभी भी है? अभी सही है? मैंने आपसे क्या बोला कि वाटर टैंक की जो हम डिजाइनिंग है आरसीसी के लिए, वो किस ग्रेड पे करते हैं? M30। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि वाटर टैंक की डिजाइनिंग किस इन्वायरमेंटल कंडीशन में आती है? सीवियर में आती है। ध्यान रखना बात। अब ध्यान रखना। चलो बढ़िया। अब बात करते हैं किसकी? पीसीसी की।
पीसीसी के अंदर, पीसीसी के अंदर अगर मेरी कंडीशन माइल्ड है तो जरा बताना मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होगा। कोड ने कोई ग्रेड स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, कोड ने, आईएस कोड ने कोई भी ग्रेड पीसीसी का माइल्ड कंडीशन के लिए स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। मैं रिपीट कर रहा हूं, आईएस कोड ने पीसीसी के लिए कोई भी ग्रेड माइल्ड से ग्रेड स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। जो जितने पैसे आपके पास हैं आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 15 लगाना है, 10 लगाना है, 7.5 लगाना है, 5 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसी ही कंडीशन मॉडरेट आती है, जैसी आपकी कंडीशन मॉडरेट आती है तो क्या ग्रेड आएगा यहाँ पे, M15। M15 यहाँ पे क्या आएगा सीवियर में, M20। वापिस से बताओ कितना आएगा यहाँ पे वेरी सीवियर में, बस यहीं पे गलती होती है, अगेन M20, अगेन M20, और लास्ट में क्या आएगा M25, M25। चलो इस टेबल को ध्यान से देखो और मेरे दो क्वेश्चंस का आंसर करो। इस टेबल को ध्यान से देखो और मेरे दो क्वेश्चन का आंसर करो। पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन आरसीसी, व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन आरसीसी रिकमेंडेड बाय आवर कोड, कितना आएगा M20, M20। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन केस ऑफ पीसीसी, किस कंडीशन में आएगा, किस कंडीशन में आएगा, मॉडरेट में आएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपके और पक्का पूछेगा ये सवाल, मैं लिख देता हूं इसके अंदर नोट के फॉर्म में। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन आरसीसी कितना होगा, कमेंट करना जरा। M20 होगा, किस कंडीशन में होगा, माइल्ड। नेक्स्ट, ये सारे बेटा क्वेश्चन बनेंगे आपके, ध्यान रखना, पूछेगा एग्जाम में और बहुत पूछता है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन पीसीसी कितना होगा, M15 होगा, और कंडीशन क्या होगी, मॉडरेट। आप लोग का सीमेंट हो गया, आप लोग का सीमेंट हो चुका है बीएमसी में। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे, पहले तो आपसे बेसिक चीज पूछता हूँ, M20, M25, M30, M35, M40, जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं मेरी कंक्रीट की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है किस पे डिपेंड करती है वो, क्या कंक्रीट की स्ट्रेंथ अमाउंट ऑफ सीमेंट पे डिपेंड करती है, क्या कंक्रीट की स्ट्रेंथ अमाउंट ऑफ सीमेंट पे डिपेंड करती है, और क्या साथ साथ वो वाटर टू सीमेंट रेशियो पे भी डिपेंड करती है क्या। चलो पहला पहला क्वेश्चन बताओ, पहला क्वेश्चन बताओ, अगर मैं अमाउंट ऑफ सीमेंट को इंक्रीज करूंगा तो मेरे कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी। पहला पार्ट, क्या मैं अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सीमेंट डाल सकता हूं स्ट्रेंथ को अनलिमिटेड इंक्रीज करने के लिए, क्यों, क्या दिक्कत है उसमें, उसमें दिक्कत क्या है, क्रैक्स, श्रिंकेज निकल के आएगी, श्रिंकेज निकल के आएगी। चलो बढ़िया बात है। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, अगर मैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहता हूं तो मुझे बताना जरा वाटर कंटेंट क्या करना पड़ता है, सॉरी वाटर टू सीमेंट रेशियो क्या करनी पड़ती है। अगर मैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहता हूं तो वाटर टू सीमेंट रेशियो मुझे क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो मैं इसी टेबल के अंदर जो आपका बीएमसी वाला पार्ट है वो भी क्लब कर रहा हूं ताकि आपको एक साथ मिल जाए सब। कोई दिक्कत किसी को इसमें, इसमें लिख दूं सारा कुछ, क्योंकि ये टेबल में आपको क्वेश्चन मिलेगा पक्का। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस,
क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट लिखो, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन केजी पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। और जो हम ये लिख रहे हैं, ये किसके लिए लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं आरसीसी के लिए, ध्यान रखना बात। नेक्स्ट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, और ये भी किसके अंदर है? ये भी सारी बातें आरसीसी के अंदर है, ध्यान रखना, पीसीसी के लिए नहीं है ये चीजें। माइल्ड के लिए कोई मुझे बता सकता है कि मैं, अगर मेरी कंडीशन माइल्ड है तो 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट बनाने के लिए मुझे कितने किलो सीमेंट डालना है? अगर याद आ रहा हो थोड़ा बहुत, अगर पहले पढ़ा हो तो। ये बात नहीं पढ़ी आपने सीमेंट के अंदर? आप लोगों ने ये बात नहीं पढ़ी है? चलो देखो, 300, 300। मॉडरेट के अंदर कितना होगा? मॉडरेट के अंदर वापिस से 300, वापिस से 300। सीवियर के अंदर कितना होगा? सीवियर के अंदर होगा 320। अगेन वेरी सीवियर के अंदर कितना होगा? 340। और यहाँ पे कितना होगा? 360, 360। ठीक है। अगर मैं वाटर टू सीमेंट रेशियो की बात करूं तो इस केस में कितना निकल के आएगा? 0.55। उसके बाद 0.5, देन 0.45, अगेन 0.45, और लास्ट में क्या आएगा? 0.4, 0.4, 0.4। नोट कर लो। अभी इस बार जो डीडी का एग्जाम आया था ना, उसमें ये कंडीशन पूछी हुई थी, मैं खुद वो एग्जाम दे के आया था, कि सीवियर के अंदर आरसीसी में जो हम लोग क्वांटिटी ऑफ सीमेंट यूज करते हैं, कितनी यूज करते हैं? वो 320 यूज करते हैं, 320। ये क्वेश्चन आया था, करो नोट इसको। डीडी हर साल नहीं होता है, इस बार 4 साल या 5 साल बाद पेपर हुआ था बच्चे। नोट करो इसको फटाफट। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो अलग अलग पीएसयू का अलग अलग है। कुछ पीएसयू का 27 तक है, कुछ का 25 तक है। जो कोल इंडिया है उसका 28 तक भी है, जो ओएनजीसी है उसका 25 तक है, एचपीसीएल का तो 24 तक ही है। ये मैं जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूँ, जो ओपन से होता है ना। ये नोट किया आपने? वो आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन होगा उसके अंदर 1-2 साल का। नोट करो इसको फटाफट, डन। देखो ध्यान से, क्या अब हमें ये समझ में आता है कि अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से मुझे जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो अलग अलग यूज करना पड़ेगा? कितनी बात समझ में आती है? अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन या अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, क्या वो अलग अलग निकल के आ रहा है? चलो, आरसीसी के अंदर, आरसीसी के अंदर हम कंक्रीट में क्या डालते हैं?
आरसीसी के अंदर हम लोग कंक्रीट में साथ में क्या डालते हैं, रेइंफोर्समेंट डालते हैं। रेइंफोर्समेंट भी हम लोग कौन सा चूज कर रहे हैं अब जो रेइंफोर्समेंट है वो भी हम कौन सा चूज कर रहे हैं, स्टील चूज कर रहे हैं। अरे ग्रेड मैंने बताया ही नहीं है अभी, टिक जाओ, स्टील चूज कर रहे हैं। ठीक, चलो मेरे पास एक बीम है फॉर एग्जांपल, आपको 3D में दिखाता हूँ, मैं डायग्राम भी लेके आया हूँ। कुछ पुरानी बातें करता हूँ पहले। इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं हम, क्रॉस सेक्शन एरिया। बढ़िया बात है, सीख रहे हो मतलब। ये लाइन क्या कहलाती है बीम की, अगर मैं लाइन छोड़ो ये प्लेन बोल दूं तो ये कौन सा प्लेन है ग्रीन वाला, गायब हो गया। अगर साइड से देख रहा हूं, अगर साइड से देख रहा हूं तो ये ग्रीन वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, नहीं लॉन्गिट्यूडल एक्सिस नहीं है ये। लॉन्गिट्यूडल, मैंने इसको एक्सिस थोड़ा ना बोला, मैंने आपको प्लेन बोला, ये प्लेन कौन सा प्लेन है ये, बेटा न्यूट्रल प्लेन है ना, न्यूट्रल प्लेन। तो ये आपको क्या दिखाई देगी, ग्रीन वाली, अगर यहां से देखोगे तो न्यूट्रल एक्सिस। और अगर तुम इस क्रॉस सेक्शन को देखोगे तब क्या दिखाई देगी यहाँ पे, ये ग्रीन वाली, तब भी न्यूट्रल एक्सिस दिखाई देगी। चलो ठीक है बात। अब ध्यान से देखो, इस बीम के ऊपर लग रही है ट्रांसवर्स लोडिंग, इस बीम के ऊपर हमारे पास कौन सी लोडिंग लग रही है, ट्रांसवर्स लोडिंग लग रही है। जब ट्रांसवर्स लोडिंग लगती है और आपने बेंडिंग मोमेंट निकाला, इस ट्रांसफर एक्सटर्नल लोडिंग के कारण आपने क्या निकाला, बेंडिंग मोमेंट निकाला। बेंडिंग मोमेंट आपका इस तरीके से आया, ये कैसा बेंडिंग मोमेंट है, बीम के ऊपर अगर मैं आपको 2D में दिखाऊं, अगर 3D में समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे पास बीम थी, इसके ऊपर ऐसा बेंडिंग मोमेंट आया, ये कैसा बेंडिंग मोमेंट होता है, सैगिंग होता है। अगर बेंडिंग मोमेंट सैगिंग है तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या आएगी, कंप्रेशन, नीचे क्या आएगी, टेंशन। कंक्रीट टेंशन में क्या होता है, वीक। तो मैं न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या दूंगा, रेनफोर्समेंट दूंगा, स्टील दूंगा। अभी अभी मेरा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये नहीं है कि स्टील कैसे देते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करना है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो ध्यान से, मैं स्टील बार प्लेस करता हूँ इस तरीके से। कभी साइड पे गए हो आप लोग, चलो इसको छोड़ो ना, ये देखो, मैं ये देखो, देख पा रहे हो, मैं डायग्राम में ले आया था। ये कौन सी, क्या आपको बीम दिखाई दे रही है कंक्रीट की, ये पहले बताओ, क्या ये इमेजिन कर पा रहे हो कंक्रीट की बीम, है ना। इस बीम का ये क्या होगा, अगर इस बीम की मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है बीम की, अरे दिस लाइन, व्हाट इज दिस लाइन रिप्रेजेंटिंग, न्यूट्रल एक्सिस। चलो बहुत बढ़िया बात है। अगर तुम ये क्रॉस सेक्शन देख पा रहे हो तो ये लाइन भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, न्यूट्रल एक्सिस। इस वाली बीम के अंदर क्या न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर भी और नीचे भी स्टील है क्या, तो मेरा कंसर्न वो नहीं है कि अभी इसके ऊपर भी होती है कि नीचे होती है। हमने क्या देखा कि कंक्रीट किसमें स्ट्रांग होता है, कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है और कंक्रीट टेंशन में वीक होता है। क्योंकि कंक्रीट टेंशन में वीक है, अगर ये मान लो न्यूट्रल एक्सिस है तो आपको न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या दिखाई देगी, स्टील दिखाई देगी, स्टील डालनी पड़ेगी। जब आप क्रॉस सेक्शन से देखोगे, जब आप क्रॉस सेक्शन से देखोगे तो आपको स्टील की जो बार है वो किस फॉर्म में दिखाई देगी, सर्कल दिखाई देगा क्या, जब मैं इसको क्रॉस सेक्शन से देखूंगा, जब मैं इसको बीम को यहां से क्रॉस सेक्शन से देख रहा हूं तो आपको जो स्टील बार है वो किस फॉर्म में दिखाई देंगी, बेटा लाइन की फॉर्म में तो यहां से दिखाई देंगे, जब आप इस यहां से देखोगे स्टील बार को। बस वो भी नहीं पड़ा, अपने डायग्राम में वापिस आओ। लेट सपोज ये रेड वाली आपने क्या दी,
ये रेड वाली आपने इसके अंदर स्टील दी है, चलो बात बढ़िया बात है, ये स्टील बार है एक, ठीक है बात, इस तरीके से। अगर मैं इसको साइड से देखूंगा, साइड व्यू से, तो मुझे इस स्टील बार की कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई देगी, लेंथ या डायमीटर? लेंथ दिखाई देगी। अगर इसी बार को मैं क्रॉस सेक्शन से देखूंगा तो मुझे इस स्टील बार की कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई देगी? सर्कल दिखाई देगा या डायमीटर बोल सकता हूँ? कोई दिक्कत? तो अगर मैं आपके सामने, अगर मैं आपके सामने इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊं बीम का, ध्यान से देखना बात, अगर मैं आपके सामने इस बीम का क्रॉस सेक्शन बनाऊं इस तरीके से, ये कौन सी लाइन जा रही है इस बीम की? ये वाली कौन सी एक्सिस है? ये न्यूट्रल एक्सिस है। इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपको क्या दिखाई देगी? ये डॉट्स क्या हैं? ये स्टील बार्स हैं। आप लोग हमेशा ये डायग्राम देखते हो, जितने भी आप कहीं भी आप पढ़ते होंगे ये डायग्राम देखते होंगे आप लोग। ये क्रॉस सेक्शन में जब देखोगे ना, तो स्टील बार्स आपको कैसी दिखाई देंगी? आपको स्टील बार्स सर्कल की फॉर्म में दिखाई देंगी। बट आपने एक्चुअल में स्टील बार कैसे दे रखी है? आपने अलोंग द लेंथ दे रखी है। क्लियर हुई बात? बात क्लियर हुई आपको? चलो, मुझे बस इतना बताना था कि जब भी स्टील बार एक एलिमेंट में देते हैं तो उसको दिखाने का ये तरीका होता है, इसलिए सब लोग ये से यूज करते हैं। आई बात समझ में? एक क्रॉस सेक्शन बना दिया, उसमें क्या दिखा दी? डॉट दिखा दिया। क्लियर? बात क्लियर हुई आपको? चलो देखो, अब अपने डायग्राम में आते हैं। जो आपके पास एक्चुअल डायग्राम है, क्या इस बंदे ने स्टील बार ऊपर भी दिखाई दी है इस तरीके से? है ना? और क्या आपको स्टील बार कुछ ऐसी दिखाई दे रही है? इसको मैं काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज बनाता हूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे इसे डिटेल में बनाना है। रुक जाओ, अभी कोई बनाएगा नहीं कुछ भी, क्योंकि डायग्राम तो तुम्हें कहीं मिल जाएगा ना। ये मेरी बीम का क्रॉस सेक्शन है। क्लियर? लो, ये पीछे इसकी लेंथ जा रही है, मुझे उससे मतलब नहीं। चलो, ये हमने क्या बनाई? ये हमने मेरी बीम की बनाई न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ भी न्यूट्रल एक्सिस है, और ये भी कौन सी एक्सिस है जरा बताना, जो पीछे गई? ये भी क्या है? ये भी न्यूट्रल एक्सिस है। चलो भैया देखो, ऊपर कंप्रेशन है, मार्क कर दे रहा हूं, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट सेकिंग है। सिंस सिंस जो बेंडिंग मोमेंट आई बीम पे, वो कैसी आई? वो सैगिंग आई। तो आपको ऊपर क्या मिला? आपको ऊपर मिला कंप्रेशन, और नीचे आपको क्या मिला? नीचे मिला आपको टेंशन। इतनी कहानी में कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है ये चीज? चलो देखो, क्रॉस सेक्शन पे जब आप देखोगे तो आपको जो स्टील बार्स हैं वो कैसी दिखाई देंगी? वो दिखाई देंगी सर्कल के फॉर्म में। ठीक। लेकिन जो आपको गिवन डायग्राम है, जो मैं पिक्चर लेके आया हूं, उसके अंदर जो स्टील बार है, जो स्टील बार है वो आपको कहाँ दे रखी है? वो आपको कंप्रेशन में भी दे रखी है। क्लियर? अब मेरी बात का जवाब दो, स्टील बार देना इंपॉर्टेंट कहाँ पे है? टेंशन में या कंप्रेशन में? स्टील बार इंपॉर्टेंट कहाँ पे है देना? टेंशन में। अगर आपने अगर आपने बीम के अंदर अगर आपने बीम के अंदर स्टील बार सिर्फ टेंशन में दी, वो बीम क्या कहलाएगी? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। अगर आपने स्टील बार कंप्रेशन टेंशन में तो दी ही, अगर आपने स्टील बार कंप्रेशन में भी दी, तो वो बीम क्या कहलाएगी? डबली रेनफोर्स्ड बीम। सिर्फ नाम बताया और इसके अलावा कुछ नहीं बताया मैंने आपको। अगर हमने स्टील बार बीम के अंदर सिर्फ टेंशन में दी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट वहीं पे है, तो बीम क्या कहलाएगी? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। अगर आपने स्टील बार टेंशन के साथ साथ कंप्रेशन में भी दी, तो क्या कहलाएगी वो? डबली रेनफोर्स्ड बीम। क्या अभी आपको ये डायग्राम क्लियर है? जो ऊपर ये लाल लाल स्टील बार है, वो आपने कहाँ दे रखी है? कंप्रेशन में भी दे रखी है। और जो ये रेड रेड स्टील बार से कहाँ दे रखी है आपने? इसको आपने कहाँ दे रखा है? टेंशन में भी दिया हुआ है। चलो, एक जरा गौर फरमाना, क्या आपने इन स्टील बार को ये बांध रखा है क्या इससे? ये ये वाली वायर, ये वाली वायर, क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं शियर स्टिरप्स। ये सारे चैप्टर है हमारे पास में। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक नाम बताया, सिंगली रेनफोर्स बीम पूरा एक चैप्टर है, डबली रेनफोर्स बीम पूरा एक चैप्टर है। ये क्या है मेरे पास में? ये मेरे पास में क्या है? शियर स्टिरप्स है। तो इसको मैं बना के दिखा रहा हूँ।
तो ये ब्लू से क्या मेरे पास में, ये ब्लू से है मेरे पास shear stirrups। मुझे बताओ इस क्रॉस सेक्शन के किसी भी एलिमेंट में कोई दिक्कत किसी को, इस क्रॉस सेक्शन के किसी भी एलिमेंट में कोई दिक्कत? चलो, अगर दिक्कत नहीं है तो मेरा काम आसान हो गया। अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास एक क्रॉस सेक्शन है बीम का, ये मेरी बीम की न्यूट्रल एक्सिस, मेरे पास एक और सेक्शन है। सारे जवाब तुम्ही से निकलवाऊंगा अभी। चलो देखो, ये टेंशन वाला रीजन है, जो न्यूट्रल एक्सिस है उसके नीचे क्या है, उसके नीचे टेंशन है। बेटा हमें क्या जरूरी है कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हमेशा टेंशन आएगी? क्या ऐसा कोई जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट पे। हमने अभी कैसा अज्यूम किया बेंडिंग मोमेंट को? सेकंड। ठीक है, देखो ध्यान से, आपको पता चला कि कंक्रीट में टेंशन आ रही है तो आपने स्टील दी, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब मैं आपको स्टील दे के दिखा रहा हूँ। पहला केस मेरा ये, कोई बोलेगा नहीं, मैं पूछूंगा उससे, वो बताएगा। इस तरीके से स्टील दी। दूसरे केस में मैंने इस तरीके से स्टील दी, और तीसरे केस में मैंने कुछ स्टील इस तरीके से दी। कौन सा केस बेस्ट होगा, फर्स्ट केस, सेकंड केस, या थर्ड केस? थर्ड केस, क्योंकि डायग्राम ऐसी देखा हमने आज तक। फर्स्ट केस में और सेकंड केस में दिक्कत क्या है? एहसान रुक जाओ, क्यों तुम पहली पत्ते खोल दे रहे हो? अभी तुमसे पूछूंगा ना, चुप हो जाओगे बिल्कुल। चलो बताओ, अच्छा तुम्हारा माइक ऑन करता हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम बुरा भी मान रहे हो। मुझे बताओ कि फर्स्ट केस में दिक्कत क्या है? फर्स्ट केस में दिक्कत क्या है? स्टील एक्सपोज हो गया, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? स्टील एक्सपोज हो गया तो कोरोजन हो गया। चलो ठीक है। चलो फर्स्ट केस में जो दिक्कत आई वो तो कोरोजन की आई। सेकंड केस में क्या दिक्कत है फिर? चलो ठीक है, रुको रुको रुको, तुम्हारे को और काउंटर करता हूं मैं। मैंने इस स्टील की कोरोजन, जितने भी मेरे पास जितने भी पेंट सब लगा दिया। कहने का मतलब है जो स्टील है उसकी कोरोजन नहीं करने दे रहा मैं। फिर क्या दिक्कत है? फिर कोई दिक्कत आएगी इसके अंदर? अगर मैं इस वाली स्टील को, इस वाली फर्स्ट केस की स्टील को अच्छे से यहाँ पे प्रोटेक्ट कर दूं, कोई दिक्कत आएगी? यस यस, बॉन्डिंग की दिक्कत है ना। देखो बात समझो। फर्स्ट केस में फर्स्ट केस में इसको जूम कर रहा हूं, फर्स्ट केस में कंक्रीट और स्टील में जो बॉन्डिंग के लिए एरिया मिल रहा है, क्या सिर्फ इतना ही एरिया है क्या बस? फर्स्ट केस में कंक्रीट और स्टील की बॉन्डिंग के लिए जो आपको एरिया मिल रहा है, क्या जस्ट हाफ मिल रहा है क्या? तो बॉन्डिंग कैसी होगी स्टील और कंक्रीट की? बॉन्डिंग वीक होगी। और अगर बॉन्डिंग वीक होगी तो क्या स्टील और कंक्रीट में रिलेटिव मोशन हो सकता है क्या? अगर कंक्रीट और स्टील की बॉन्डिंग कमजोर है तो क्या स्टील और कंक्रीट में रिलेटिव मोशन हो सकता है? अरे हो सकता है अगर बॉन्डिंग वीक है तो। और अगर रिलेटिव मोशन हो गया तो क्या स्टील डालने का फायदा होगा कुछ? क्यों? क्यों? अगर रिलेटिव मोशन हो गया तो सारा का सारा जो स्ट्रेन है वो कौन ले गया? सारा का सारा जो स्ट्रेन आएगा कौन ले गया? कंक्रीट ले गया वो। और अगर कंक्रीट स्ट्रेन ले गया, कंक्रीट टेंशन में होता क्या है? बीम क्या कर गई? फेल कर गई। फेल कर गई। तो क्या समझ में आई बात कि फर्स्ट केस में हमें परफेक्ट बॉन्डिंग नहीं मिल रही? फर्स्ट केस में हमें परफेक्ट बॉन्डिंग नहीं मिल रही। क्या परफेक्ट बॉन्डिंग वाली दिक्कत सेकंड केस में है कुछ? इसका तो पूरा एरिया कवर हो रहा है।
बताओ मेरे को, क्या सेकंड केस में परफेक्ट बॉन्डिंग जैसी कोई चीज की दिक्कत आ रही है मेरे को? सेकंड वाले केस में, चलो बताओ, पहले बताओ सेकंड वाले केस में क्या कंक्रीट और स्टील का जितना एरिया कवर होना चाहिए था उतना एरिया कवर हो रहा है बॉन्डिंग के लिए? पूरा एरिया कवर हो रहा है, अरे पूरा एरिया कवर हो रहा है भाई, स्टील का और कंक्रीट का पूरा एरिया कवर हो रहा है। दिक्कत क्या है? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये नीचे वाली कंक्रीट यहां से टूट के गिर जाए? और अगर कंक्रीट टूट के गिर गई तो क्या होगा? वापिस से इनका जो कॉन्टेक्ट एरिया क्या हो गया, वो कम हो गया, वो कम हो गया, उससे क्या होगा? बॉन्डिंग वीक हो गई। तो पहला पॉइंट तो ये समझ में आया कि पहले केस में और दूसरे केस में मुझे बॉन्डिंग की दिक्कत है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे स्टील क्या एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है क्या? क्या स्टील यहाँ पे एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है? अगर स्टील एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है तो क्या इसके ऊपर कोरोजन होगा स्टील का? क्या स्टील का कोरोजन होगा? स्टील का कोरोजन होने से क्या होता है? हम बोल तो देते हैं कि स्टील का कोरोजन हो गया, क्या दिक्कत है उससे फिर? दिक्कत क्या है स्टील के कोरोजन होने से? रस्टिंग। चलो रस्टिंग होगी, रस्टिंग से दिक्कत क्या है? स्टील की कोरोजन हुई, रस्टिंग, दिक्कत क्या है रस्टिंग से? मुझे बस टेक्निकल नाम बता दो क्या दिक्कत है। रस्टिंग से कभी क्रैक नहीं आते स्टील में, एहसान। रस्टिंग से कभी क्रैक नहीं आते, ना ही स्ट्रेंथ वीक होती है। ये रस्टिंग से स्टील की क्रैक, बेटा स्टील की रस्टिंग जब देखो ना, बात समझो, देखो डीप में समझो इस चीज को। ये स्टील था मेरे पास, ठीक है, इसके सराउंडिंग में क्या है? इसके सराउंडिंग में क्या है? कमेंट करो फटाफट से, इसके सराउंडिंग में क्या है? कंक्रीट है, ये, अरे भाई ये स्टील के सराउंडिंग में क्या है? कंक्रीट है। जब स्टील की रस्टिंग होती है तो क्या उसके ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन होता है क्या? अगर स्टील के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन हो गया तो क्या उसकी बॉन्डिंग कंक्रीट के साथ स्ट्रॉन्ग रहेगी या वीक हो जाएगी? वीक होगी। बॉन्डिंग कमजोर हुई तो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मूवमेंट, काम खत्म। आई बात समझ में सबको कि एक्चुअल में स्टील के कोरोजन से फर्क क्या पड़ता है? स्ट्रेंथ। हमने बहुत सारे फैक्टर सेफ्टी लगा रखे होते हैं, रस्टिंग से स्ट्रेंथ में उतना फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क स्टील और कंक्रीट की बॉन्डिंग में पड़ जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है सबको बात? चलो, पहला पॉइंट क्या देखा? पहला पॉइंट देखा बॉन्डिंग। दूसरा पॉइंट क्या देखा? दूसरा पॉइंट देखा एक्सपोजर कंडीशन, कोरोजन होना। तीसरा पॉइंट क्या देख सकते हैं? अगर बीम में आग लग गई, क्या ये स्टील आग पकड़ जाएगी? अगर मान लो फायर हो गया तो क्या ये स्टील फायर पकड़ जाएगा? अरे, अरे स्टील फायर पकड़ जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने से क्या होगा? जो लोड बीम पे आ रहा था, तुमने तो मजे में स्टील डाल रखा वहां पे, लेकिन स्टील तो क्या कर गया? स्टील तो मेल्ट कर गया। तो सारा का सारा लोड किसे सहन करना पड़ेगा? कंक्रीट को। बीम क्या कर जाएगी? तुरंत, तुरंत फेल कर जाएगी। तो काफी सारी चीजें हैं जो हम ध्यान में रखते हैं, क्या करने के लिए? स्टील को अच्छे से बीम में सेट करने के लिए। अब आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में क्या स्टील और कंक्रीट की बॉन्डिंग के लिए सरफेस एरिया में कोई कमी है? क्या बॉन्डिंग के लिए सरफेस एरिया में कोई कमी आ रही है? नहीं आ रही। अगर यहां से स्टील किसी कारण टूट भी गया, तब भी क्या मेरा स्टील एक्सपोज करेगा एनवायरमेंट को? नहीं करेगा। और अगर आग लग भी गई, फायर आ भी गई, तो क्या वो फायर इस स्टील को मेल्ट करा पाएगी, पहुंचेगी वहां तक? बीच में कौन बैठा हुआ है? कंक्रीट बैठा हुआ है। ठीक है बात? तो हम क्या करते हैं, हम स्टील को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दूर देते हैं कंक्रीट के एक्सपोजर सरफेस से। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इसी डिस्टेंस को बोलते हैं नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर, कवर नहीं, नॉमिनल कवर नाम है उसका, नॉमिनल कवर। अभी आगे पढ़ोगे इफेक्टिव कवर भी कुछ होता है, यहाँ पे कौन सा कवर है? नॉमिनल कवर है। अब नॉमिनल कवर होता क्या है वो आपको डिटेल में बता रहा हूँ। देखो, अपने रूम में, अपने रूम में जो बीम जा रही है उसको जरा चेक करना। क्या बीम का जो बॉटम मोस्ट सरफेस होता है, क्या आप उसको देख पाते हो? बीम का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, क्या उसको देख पाते हो आप लोग? क्या बीम के टॉप मोस्ट सरफेस को देख पाते हो? क्यों? इसके ऊपर तो क्या प्रेजेंट होगा? इसके ऊपर तो क्या प्रेजेंट होगा? स्लैब होगी इसके ऊपर। तो कंक्रीट का मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बीम के केस में जो बॉटम सरफेस है वो एक्सपोज करता है एनवायरनमेंट को। ठीक है बात? क्या ये वाला सरफेस भी एक्सपोज करता है क्या?
बताओ मेरे को, क्या मुझे इन दोनों सरफेस से मतलब है? वैसे पढ़ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ भी सकता है। अब ध्यान से देखो बात। अब मैं आपको बता रहा हूं कि नॉमिनल कवर होता क्या है। नॉमिनल कवर मेरा डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस? कंक्रीट के एक्सपोज वाले सरफेस से, कंक्रीट के एक्सपोज वाले सरफेस से फर्स्ट रेइंफोर्समेंट तक। मैं रिपीट कर रहा हूं, नॉमिनल कवर मेरा वो डिस्टेंस है कहां तक, कहां से? कंक्रीट के एक्सपोज वाले सरफेस से कहां तक? पहली रेइंफोर्समेंट तक। इस केस में आपकी जो रेइंफोर्समेंट है, क्या ये जो आपने टेंशन में रेइंफोर्समेंट दिया, क्या आपकी पहली रेइंफोर्समेंट है क्या? चलो बात, इस फिगर में आओ जरा, इस फिगर में आओ। ये बीम का क्या है? ये बीम का एक्सपोजर सरफेस है। क्या ये आपकी इस बार पहली रेइंफोर्समेंट है क्या? बीबी, व्हाट इज बीबी? एहसान, व्हाट इज बीबी? व्हाट हैपेंड? वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी सही है वॉइस? अभी क्लियर है या अभी ब्रेक हो रहा है? अभी ब्रेक हो रहा है वॉइस मेरा? क्लियर है? मतलब क्लियरिटी नहीं आ रही क्या वॉइस में आज? क्लियर है? चलो देखो, बीच बीच में। अच्छा चलो देखो देखो, क्या ये बीम का जो बॉटम मोस्ट सरफेस है, ये जो बीम का बॉटम मोस्ट सरफेस है, क्या एक्सपोजर में है? ये एक्सपोजर में है। मुझे जरा बताना, जब आप यहां से डिस्टेंस चले, तो क्या ये जो टेंसाइल रेइंफोर्समेंट आपने दी है, क्या पहला टेंसाइल रेइंफोर्समेंट ये है या शियर रेइंफोर्समेंट है पहला? जब आप एक्सपोजर कंडीशन से, एक्सपोजर फेज से चले, आपने डिस्टेंस लेवल किया, तो फर्स्ट रेइंफोर्समेंट आपको कौन सी मिली? शियर स्टिरअप मिली या टेंसाइल रेइंफोर्समेंट मिली? शियर स्टिरअप। तो ये डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा? ये डिस्टेंस, ये कहलाएगा नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर इस केस में देखो जरा, नीचे वाले केस में, इस वाले केस में जब तुम एक्सपोज सरफेस से ट्रेवल किए, तो क्या तुम्हें कोई शियर रेइंफोर्समेंट मिली? हमारी जो पहली रेइंफोर्समेंट है वो कौन सी है? वो खुद ही टेंसाइल रेइंफोर्समेंट है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नॉमिनल कवर। क्या मैं इस टेंसाइल रेइंफोर्समेंट के सीजी तक गया क्या? ध्यान रखना बात, नहीं गया मैं सीजी तक। मैं कहां तक गया? बस मैं वहां तक गया जहां पे जस्ट टच किया है मैंने बार को, टच किया। इस केस में भी मैं वहीं तक गया, और इस केस में भी देखो ध्यान से, यहां से स्टार्ट किया और जस्ट जहां पे मैंने बार को टच किया, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? नॉमिनल कवर। क्या ये वाला सरफेस भी कंक्रीट का एक्सपोज सरफेस है क्या? तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? नॉमिनल कवर। मुझे ये बताओ, नॉमिनल कवर क्लियर है और उसको क्यों देते हैं, क्या वो भी क्लियर है आपको? चलो, अब ये बताओ, क्या ये नॉमिनल कवर भी एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता होगा? क्या ये नॉमिनल कवर जो आपने स्टील को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है, क्या ये इन्वायरमेंटल कंडीशन में डिपेंड करता होगा? करता हो, करता हो। तो आपको मैंने कितने टाइप की इन्वायरमेंटल कंडीशन बता रखी है? आपको मैंने कितने टाइप की? 5। तो उन पांचों के हिसाब से क्या लगेगा? अलग अलग नॉमिनल कवर आएगा, उसको याद रखना है आप, उसको याद रखना है। क्लियर है बात आपके लिए? ये सारा जो मैंने आपको बताया पहले लिखवा देता हूँ कि नॉमिनल कवर क्या होता है ना? फिर टेबल में जाके वैल्यू ऐड कर लेंगे। चलो, मेरे साथ डायग्राम बनाओगे। चलो पहले लिखते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूँ नॉमिनल कवर।
It is the shortest distance between the exposed surface. Exposed surface, ध्यान रखना, exposed surface. Oh, spelling error. Exposed surface of the concrete member and the nearest face of reinforcement. The nearest face of reinforcement, चाहे वो क्या हो, चाहे वो आपकी टेंसाइल रेनफोर्समेंट हो, चाहे वो शियर सिरप हो. अब आपको मैं डायग्राम बना के दे रहा हूँ सुंदर सा क्रॉस सेक्शन का, जो आपको ध्यान रखना है. इसको हटाओ नेबुलेक्सिस को. ये सेक्शन कैसा था मेरा? डबली रेनफोर्स सेक्शन था. और ये क्या था? सिंगली रेनफोर्स सेक्शन. सिर्फ नाम लिखे और कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में. इस ब्लू वाली रेनफोर्समेंट को क्या बोलते हो? शियर स्टिरप्स. शियर स्टिरप्स. और ये भी क्या है? शियर स्टिरप्स. अब ध्यान से देखो बात, जो रेनफोर्समेंट आपने टेंशन में दी उसको क्या नाम दोगे? जो रेनफोर्समेंट आपने टेंशन में दी है उसको क्या नाम दोगे? टेंसाइल रेनफोर्समेंट. टेंसाइल रेनफोर्समेंट. और जो रेनफोर्समेंट आपने कंप्रेशन में दी है क्या बोलोगे? कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट. कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट. अब मुझे क्या मार्क करना है? मुझे नॉमिनल कवर मार्क करना है. जरा ध्यान से देखना, देखो इधर ध्यान से. क्या ये डिस्टेंस मेरा नॉमिनल कवर होगा? नॉमिनल कवर होगा डिस्टेंस, ध्यान रखना बात. एनसी बराबर. ये डिस्टेंस क्या होगा मेरा? वापस से, दिस डिस्टेंस नॉमिनल कवर. एक्सपोज्ड सरफेस से जो पहली रेनफोर्समेंट का फेस होगा वो डिस्टेंस होगा नॉमिनल कवर. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. फिर मैंने आपको बताया था कि रीजंस क्या हैं नॉमिनल कवर के. तो पर्पस ऑफ नॉमिनल कवर. फर्स्ट क्या पर्पस था नॉमिनल कवर देने का? फर्स्ट पर्पस क्या था बताओ? इट प्रोटेक्ट्स द
protects the reinforcement from environmental condition. Thus, protect it from getting corroded. Next, nominal cover ensures, it ensures proper bonding between steel and concrete. Next, it also shields the reinforcement from fire. चलो इसको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको. अगर स्टील के केस में आपको ये थर्ड पॉइंट समझ में नहीं आया, क्या मैंने आपको ये बताया था कि अगर मेरे पास स्टील मुझे नहीं मिल रहा तो मैं बैम्बू को भी यूज करता हूं एज अ रिइंफोर्समेंट. और बैम्बू क्या है, काम हो जाएगा, बताओ क्या काम तमाम हो जाएगा. बैम्बू लगा दिया और उसको प्रॉपर कवर नहीं दिया रिइंफोर्समेंट. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टील वर्ड नहीं लिखा. क्या वर्ड लिखा हुआ है, रिइंफोर्समेंट. क्लियर सबको, नोट करो. देन कहाँ जाओगे, टेबल में जाओगे. टेबल में जाओगे और क्या कॉलम ऐड करोगे, नॉमिनल कवर, रिकमेंडेड नॉमिनल कवर. एमएम के अंदर है सारी वैल्यूज. चलो, अगर कंडीशन माइल्ड है तो नॉमिनल कवर. अच्छा चलो बात सुनो, अगर माइल्ड से मैं एक्सट्रीम की तरफ ट्रेवल करूंगा तो नॉमिनल कवर में इंक्रीज आएगा या डिक्रीज करूंगा. अगर मेरी इन्वायरमेंटल कंडीशन माइल्ड से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है तो मैं नॉमिनल कवर को इंक्रीज करूंगा डिक्रीज करूंगा. इंक्रीज करूंगा. पहली वैल्यू क्या होती है बताओ जरा, 20 mm. नेक्स्ट मॉडरेट में 25, 30 mm. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट वैल्यू 45, नेक्स्ट 50 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 75. बहुत बढ़िया, 75. चलो, ये तो बात करी किसके केस में, आरसीसी के केस में. ये तो बात करी आरसीसी के केस में. अगर बात करूं पीसीसी के केस में तो कितनी आएगी यहाँ वैल्यू. अगर बात करूं पीसीसी के लिए तो कितनी वैल्यू आएगी माइल्ड के केस में, किसी को याद है, किसी को याद है कितनी होती है माइल्ड के केस में, हाँ या ना, यस और नो लिखो पहले. पीसीसी के केस में जो कवर आता है कितना आता है वो याद नहीं है सभी लोग, बाकी लोग. नॉमिनल कवर की बात कर रहा हूँ. ये जो आपने लिखा है ये किसके लिए लिखा है, ये लिखा है आपने आरसीसी के लिए. अगर बात करूं पीसीसी के लिए कितना आएगा, एग्जैक्टली बात, बहुत बढ़िया. अरे कोई रिइंफोर्समेंट ही नहीं दी. जब कोई रिइंफोर्समेंट ही नहीं दी, कौन सा कवर, कौन सा कवर, कौन सा कवर, कवर कब आएगा जब क्या दोगे,
जब रिइंफोर्समेंट दोगे। समझ में आई बात? नोट करो इसको। एक बार तुम सोच में पड़ गए थे कि सर ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है कवर। इसे नोट करो, मोइन पे करता हूँ ना, लास्ट स्लाइड करता हूँ। नोट करो पहले इसे। डन। ये लिख लिया आप लोगों ने टेबल के अंदर? नोटेड। चलो, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज, क्योंकि नॉमिनल कवर डिस्कस किया तो साथ ही में क्या निपटा रहा हूँ, इफेक्टिव कवर निपटा रहा हूँ। इफेक्टिव कवर देखो ध्यान से, सेम मुझे क्या बनाना पड़ेगा, प्रोसेशन बनाना पड़ेगा वापस से। देखो देखो चलो, टेंशन में आपने लगाई रीइंफोर्समेंट, बहुत बढ़िया। अरे यहाँ भी लगाई आपने। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ बार्स कितनी दिखाई दे रही है? फर्स्ट वाले केस में नंबर ऑफ स्टील बार्स 3। सब लोग बताओगे मेरे को, तभी समझ में आएगी ये चीज। सेकंड वाले केस में भी कितनी बार्स है मेरे पास? 3 बार्स। मान लो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेट अस सपोज जो नंबर ऑफ बार्स की मुझे रिक्वायरमेंट है वो 3 नाव के 6 है, क्या करूंगा फिर मैं? क्या करूंगा? एक तो पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है कि इनके बीच में स्पेस क्या करूं मैं, जो इनके बीच में स्पेस है उसको क्या करूं, कम करूं। मान के चलो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, वो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करूंगा? क्या इसी लेयर के ऊपर एक और लेयर दूंगा क्या? कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? ये बात समझ में आई आपको लोगों को? ठीक है, चलो देखो। अब इफेक्टिव कवर क्या होता है, ध्यान से सुनना। इफेक्टिव कवर आपके कंक्रीट के सरफेस से, इफेक्टिव कवर आपके कंक्रीट के सरफेस से डिस्टेंस है कहां तक का, जो भी रेनफोर्समेंट आपने स्टील डाली है उसके सीजी तक का, ये रेनफोर्समेंट की सीजी है। ठीक है बात? तो आपका जो इफेक्टिव कवर है वो ये डिस्टेंस है। दिस डिस्टेंस विल बी क्या, योर इफेक्टिव कवर।
ये जो डिस्टेंस है मेरे पास में, ये क्या है, ये है इफेक्टिव कवर। और ये डिस्टेंस क्या था मेरे पास में, ये डिस्टेंस, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास में नॉमिनल कवर था, और ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में इफेक्टिव कवर है। क्लियर बात। इस वाले केस में देखो, अब क्वेश्चन सुनो ध्यान से, ये तो सबको पता होता है। ये देखो, अगर मेरी जो टेंसाइल एनफोर्समेंट है, अगर वो 2 लेयर में है, तो मैं देखो मान लो ये लेयर 1 की सीजी आएगी और ये लेयर 2 की सीजी। जरा देखो ध्यान से, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। क्या ये लेयर 1 की सीजी है, अरे ठीक, चलो, क्या ये लेयर 1 की सीजी है, और ये क्या है, ये लेयर 2 की सीजी है। अरे यार, ये कैसे होगा, देखो, तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में आप दोनों लेयर्स की सीजी निकालोगे पहले। क्या दोनों लेयर की सीजी कुछ यहां से पास करेगी, क्या दोनों लेयर की सीधी यहां से पास करेगी। तो जो इफेक्टिव कवर लोगे ना, वो कहां से लोगे, कंक्रीट के सरफेस से, कंक्रीट के सरफेस से जो दोनों लेयर के बीच में सीजी आई है ना, वो डिस्टेंस आएगा, ये निकल के आएगा आपका सरफेस इफेक्टिव कवर, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी योर क्या, इफेक्टिव कवर। कमेंट करना ये डिस्टेंस क्या होगा, नॉमिनल कवर, और ये क्या होगा, इफेक्टिव कवर। इसको जितनी भी बुक्स आप मिलेंगी उसमें इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी डैश, काफी सारी बुक्स, डी डैश। क्लियर हुआ सबको बात। चलो, जरा मुझे बताना, अगर इतनी बात समझ में आपको आती है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा मेरे पास में, इफेक्टिव कवर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको डी डैश लिख सकता हूँ, डी डैश ऊपर लिखा आपके सामने। चलो बढ़िया, ये डिस्टेंस क्या होगा जरा बताना, ये कौन सी डायमेंशन है मेरी बीम की, ये मेरे बीम की, और ये मेरे बीम की कौन सी डायमेंशन है, ये तो मेरे बीम की विड्थ है, और ये क्या मेरे बीम की टोटल डेप्थ है। इस टोटल डेप्थ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से, कैपिटल डी से। चलो, जब तुम इस कैपिटल डी में से इस इफेक्टिव कवर को माइनस करते हो ना, क्या बचता है तुम्हारे पास में, क्या बचता है, इफेक्टिव डेप्थ बचती है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। अब एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से बात सुनना, मुझे पता है कि तुम्हें ये बात नहीं पता होगी। जब मेरे पास ऑलरेडी नॉमिनल कवर था, तो मैंने इफेक्टिव कवर को क्यों स्टडी करना चाहा, मुझे कोई भी बता दे, चॉकलेट दूंगा उसको। अगर मुझे नॉमिनल कवर पता ही था क्या होता है, तो मैंने अलग से इफेक्टिव कवर को क्यों डिफाइन किया, कोई भी बता सकता है। सर प्रोटेक्ट करने के लिए सर। प्रोटेक्ट करने के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ,